नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल। साथियों, आज कुछ नया पॉलिटिकल होने वाला है इस वीडियो में। आप इसको स्किप ना करें, थोड़ा सुने, क्योंकि ये सुनना भी जरूरी है। आप स्किप करेंगे, इसको नहीं सुनेंगे तो चीजें आपके समझ में नहीं आने वाली। हालांकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है और आपको एनालिसिस करना होगा कि भारत की राजनीति में कितनी किसकी कौम की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव है, बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव चल रहा है इस समय। सारी पार्टियां राजनीतिक रूप से डेरा डाले हुए हैं बिहार के अंदर, जो चाहती हैं कि उनकी सरकार बने और उनको अच्छे वोट मिले। इसी तरीके से दो धड़ों में पार्टी वहां पर बटी, जिसका नाम था महागठबंधन और इंडी गठबंधन, और इसके बाद एंटी गठबंधन। मतलब तीन धड़े कह सकते हैं हम। लेकिन एक पार्टी जिसने बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाई है बिहार की राजनीति में, बड़ी खींचातानी और इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है, वो चुनाव हुआ है AIMIM पार्टी के आने से। तो साथियों, जो सीमांचल का एरिया है वो काफी बैकवर्ड एरिया है। तो सवाल यहाँ पे तो खड़े होंगे कि कई सेकुलर पार्टियों ने लगातार सरकार बनाई है, जिसमें अपने को सेकुलर कहने वाले लालू प्रसाद यादव जी, जब उनके पुत्र इस समय तेजस्वी यादव पार्टी को संभाल रहे हैं। लगातार लालू प्रसाद यादव बिहार के बड़े कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि भारत में सबसे अधिक मुख्यमंत्री होने का दर्जा भी प्राप्त कर चुके हैं। तो साथियों, सवाल ये आता है कि MIM को आखिर वहां जरूरत क्यों पड़ी? और बड़ी तादाद में मुसलमान जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में विरोध कम करता हुआ नजर आ रहा। एक अचानक सा परिवर्तन राजनीति में जो देखने को मिला है वो बड़ा सोचने वाला है। मैं ये देख को महसूस कर रहा हूं, आप सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग अगर बिहार के चुनाव को बड़ी गंभीरता से देख रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर जो राजनीतिक लड़ाई है वो आखिर कहाँ टिक गई है जाकर। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस में, एनडीए के अलायंस में है, जो नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ रही है, और भी अन्य पार्टी उनके साथ मौजूद है। वहीं पर बीआईपी पार्टी, जिसका जन्म बिहार में 2018 में होता है, वो 2018 के बाद 2020 में बिहार की मुकेश साहनी की पार्टी चुनाव लड़ती है, 4 विधायक जीतती है। खुद स्वतः मुकेश साहनी चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद उनको एक अच्छा दर्जा मिलता है, MLC बनाए जाते हैं, और उन्हीं को मात्र 2.50% जो हमारा मल्लाह समाज है वहां पर, उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन मुकेश साहनी के जरिए किया, और इतना ज्यादा किया कि इंडिया गठबंधन को उनको हिस्सेदारी देना पड़ी। हालांकि उनकी आबादी बहुत कम है, चूंकि जो सेंसेक्स जाति के नाम पर बिहार में हुआ है उसमें जो डिटेल निकल के आती है 2.63% के लमसम निकल कर आती है। लेकिन उन्होंने अपनी हिस्सेदारी के आधार पर 15 सीटें प्राप्त की हैं और 15 सीटों पर चुनाव लड़ाया। गजब तो जब हुआ जब आपका इंडी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आपकी आरजेडी मुख्य रूप से शामिल है, उसने MIM को स्थान नहीं दिया। ये अपने आप में चुभने वाली बात हुई है। MIM के प्रदेश अध्यक्ष वहां अख्तर अली मान साहब हैं, उन्होंने जाकर लेटर लिखा, सूचनाएं दी कि हमको गठबंधन में शामिल किया जाए। फिर हालात ये हो गए कि ढोल बजाकर वो कार्यालय में आरजेडी के पहुंचे कि भाई हमको गठबंधन में शामिल करो। अगर आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता परिवर्तन करना है, आपको ये लगता है कि कम्युनिस्ट लोग, मीन्स ऐसे लोग जो खराब लोग हैं वो बैठ गए, आपको ये लगता है तो मैं भी बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। और उसके बाद यहां तक उन्होंने ये बात रखी कि मैं ज्यादा नहीं, केवल 6 सीटें चाहता हूं, आप हमको सीमांचल इलाके की 6 सीटें दे दो, मैं 6 सीटों में ही सब कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई मंत्री नहीं बनना है, बिना किसी मंत्रालय के हम आपको जो है मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ी हद हुई। इतनी सारी डिमांड्स करने के बाद भी वहां पर जो सबसे बड़े गठबंधन के नेता हैं लालू यादव और उनका बच्चा तेजस्वी यादव, इस बात पर राजी नहीं हुआ। जब जो जातिगत सेंसेक्स वहां पे जनगणना हुई है तो 19 से 20% मुसलमानों का वोट हुआ है।
20% और 18% से लेकर मुसलमानों के वोट पर 6 सीटें देखने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि राजनीतिक रूप से एमआईएम पार्टी मुसलमानों के मसाइल और मसलों को ज्यादा उठाती है, इसलिए ज्यादातर लोग उसको एज अ मुस्लिम पार्टी देखते हैं। हालांकि वो मुस्लिम पार्टी ही नहीं बल्कि उसमें अन्य धर्मों के भी लोग राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सोचनी बात ये हो गई कि कई बार आरजेडी को मुख्यमंत्री राव के बनाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव को एक 18% से लेकर 20% आबादी जो मुसलमानों की है वो एक तरफा इनको वोट देती गई और ये मुख्यमंत्री बने, तो सीमांचल के हालात इतने खराब क्यों रहे? प्रश्न खड़ा होता है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर कि सीमांचल सबसे ज्यादा भारत में बैकवर्ड एरिया के अंदर क्यों आया? वहां पर नदियों में जो पानी का बहाव है, खेती में किसान परेशान रहता है, कटाव होता है। इस बात का अभी तक की राजनीति में कभी 1991 से लेके 1992 से लेके या 96 से लेके जब से राजनीति कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव साहब और मुख्यमंत्री हुए, तो इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों नजरअंदाज किया गया है? जबकि एक समय में लगभग 100% जो मुस्लिम वोटिंग होती थी उसकी वोट का लाभ लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार को समय समय पर मिलता रहा। तो इन्होंने धीरे से मुस्लिम समाज को अपना वोटर गुलाम बना दिया। आपने इस पूरे चुनाव में ये महसूस किया होगा और देखा होगा कि मुसलमानों की तरफ से बिहार में कतई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी का विरोध हो रहा है तो आरजेडी विरोध का सामना कर रही है, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों के वोट लेकर अपनी सत्ता लेती गई है। 148 टिकट गठबंधन में जो तेजस्वी यादव आरजेडी को मिले हैं, फिर दोबारा और जातियों के लिए सोचने की बात ये आई कि 148 टिकट्स में तेजस्वी यादव आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने केवल 51 टिकट अपनी जाति के यादव भाइयों को दिए हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए से आरजेडी के जिम्मेदार साथियों से, क्या ये बताइएगा आपकी आबादी हुआ 14% और आपने जो टिकट लिए वो 38% टिकट प्राप्त किए हैं, तो साथियों ये बताइएगा क्या मुसलमान के अलावा भी मैं इस मुद्दे को और उठाना चाहता हूं, और भी जातियां हैं जहां पर हमारा सभ्यता समाज भी रहता है 2 पॉइंट कुछ परसेंट, और भी जातियां हैं। लोधी जात का वहां पर एक वर्चस्व है, एक आबादी है, और उसके बाद धोबी समाज की भी एक बड़ी आबादी है, मल्ला समाज के बाद में राजभर समाज की एक बड़ी आबादी है। इन लोगों को आखिर वोट का, केवल वोट देने का ही अधिकार है, राजनीति करने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का अधिकार नहीं है। तो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने यहां पर भी चापलूसी करने का काम किया, यहां पर भी राजनीतिक रूप से इनका भी हक खाया। हालांकि मुसलमानों का हक अकेला नहीं खाए, और भी अति बैकवर्ड में जातियां उनका भी हक इन्होंने खाने का काम किया। चूंकि एमआईएम लगातार लोगों के बीच में काम कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, मीडिया तक अपने मामलों को उठाते रहते हैं, तो लगातार 10 सालों से केंद्रीय राजनीति में काम करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को एक राजनीतिक विचार दे दिया। मुसलमानों में राजनीतिक विचार की एक पावर आया हुआ है, वो सवाल करने लगे, क्योंकि अभी तक सवाल नहीं किया जाता था। इसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुलायम सिंह यादव लगातार मुख्यमंत्री रहे, उपेक्षा लगातार मुसलमानों की होती रही, और अपने ही जीवन काल में उन्होंने अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। आप इस चीज को देखिए कि जाति का आधार कितना स्ट्रांग होता है। ये बात समझ में जब आएगी आपको कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में मुखिया हैं, उन्होंने बिना किसी शर्त तेजस्वी यादव का समर्थन करने का काम किया है। तो मैं ये कहूंगा ये एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, साथ में एक दूसरे के जातिगत भाई भी हैं। तो जब जाति के आधार पर, रिश्तेदारी के आधार पर अखिलेश यादव बिहार में चुनाव नहीं लड़ते हैं, इंडी गठबंधन का समर्थन करते हैं, उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, अतः यादव होने के नाते वो उनके समर्थन में गए और प्रयास किया कि चुनाव लड़े। तो साथियों, मुसलमानों को ये बात बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हमारा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का जो हमको डर दिखाने का काम किया जाता है,
बीजेपी को एक भूत के रूप में खड़ा कर दिया गया है मुसलमान समाज के बीच में कि बीजेपी आ जाएगी, तुमको खा जाएगी, तुमको ये कर देगी, तुमको बर्बाद कर देगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर समझदार लोग हैं तो समझ लीजिए, इस देश के अंदर कभी भी धार्मिक लड़ाई रही नहीं, धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। धार्मिक मुद्दा, धार्मिक डर दिखाकर लोगों ने राजनीतिक कुर्सियां हथियाने का काम किया है। मुसलमानों को डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी का इस देश में अगर कोई लड़ाई है, संघर्ष है, तो जातीय संघर्ष है, ना कि धार्मिक संघर्ष है। धार्मिक संघर्ष अगर बीजेपी ने कहीं पर बनाने का काम किया तो डर पूरी तरीके से पैदा करने का काम मुसलमानों के बीच में किसी ने किया है, तो सपा, बसपा, कांग्रेस और उसके बाद में जो सेकुलर पार्टियां हैं, टीएमसीयू, इन लोगों ने किया है। क्योंकि अगर मुसलमान एक मुस्लिम लोगों को वोट देना बंद कर देगा तो आप यकीन मानो इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का केवल इसलिए विरोध करती है कि वो खुद की राजनीति नहीं चमका सकते, वो खुद का लीडर नहीं तैयार कर रहे हैं, बल्कि वो इन लोगों को नेता बना रहे हैं और खुद जाकर दरी उठाने का काम, कुर्सी बिछाने का काम किया है। सत्ता की मलाई वो लोग खा रहे हैं जो लोग कभी बहुत निचले स्तर पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा एक बेईमानी नारा था। हमको हमेशा ये बताने का काम किया गया है, मुसलमानों को ये समझाने का काम किया गया है कि हम तुम्हें तुम्हारी हिस्सेदारी देंगे, लेकिन रियलिटी ये हुई कि आज दिन तक समाजवादी पार्टी ने अपने यादव भाई के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की कभी घोषणा नहीं की। जरा सोचिए, ये हिस्सेदारी क्या देंगे? लालू प्रसाद यादव साहब मुख्यमंत्री रहे अपने जीवन में और उसके बाद अपने ही कार्यकाल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिए हैं। ये हिस्सेदारी देखने की बात करते हैं, ये कभी किसी और व्यक्ति को या किसी और धर्म को, जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके नाम से पार्टी रजिस्टर्ड है, इसलिए पूर्णतः अपने आप को मालिक मान बैठे और वोटर को ये केवल अपना गुलाम मान बैठे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एमआईएम पार्टी ने बिहार में जो चुनावी बिगुल फूंका है, यकीन मानो ये एक बहुत परिवर्तन की लहर आ रही है। अगर एमआईएम को वोट कायदे से मिलता है, मुस्लिम समाज उसका समर्थन करता है, तो 10 से 15 सीटें जीतकर सीमांचल की लड़ाई को गंभीरता से लड़ा जा सकता है। सीमांचल को विकास का क्षेत्र डेवलप बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी वोट ही आपकी ताकत है। आपको ये सोचना और समझना पड़ेगा। ये वीडियो केवल मुसलमानों के लिए नहीं, उन जातियों के लिए भी है जिनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर राजनीतिक में नेतृत्व नहीं होगा तो आप किसी के साथ खड़े हो जाओगे। वो आपको या तो विधायक बनवा देगा, सांसद बना देगा, एक आध छोटा पूरा बिना डंग का बिच्छू मंत्री बना देगा, लेकिन इसके बाद आपके अधिकार हक नहीं मिलने वाले। आपको अधिकार हक वही खाने वाले हैं। बैकवर्ड के नाम का पूरा अधिकार और हक किसी ने खाए हैं तो लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में खाए हैं। बैकवर्ड के नाम पर राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने यहां पर खाए हुए हैं। एक साहब हमको बोले कि बताइए, एक समय में यादव समाज जो 92 में समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, तब खेतों में नजर आते थे, वहां पर नजर आते थे। अब आपको क्यों नजर आते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर, क्यों नजर आते हैं बड़े बड़े घाटों पर, क्यों नजर आते हैं बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स पर? आपको ये समझना होगा, ये इसलिए नजर आते हैं कि ये लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तो मुख्यमंत्री अखिलेश मुलायम सिंह यादव रहे, लेकिन मजबूत नीचे तक का यादव भाई हुआ है। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनको कतई बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो माल खाएगा, जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा। आखिर गलत तो वो लोग हैं जो उनकी बैसाखियां बनकर काम करते रहे। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाने का काम नहीं किया है। साथियों, राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए आपको बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत नहीं है, बस आपको एकत्रित होकर वोट देने की जरूरत है। कभी बहन कुमारी मायावती मुसलमानों के नाम से छिड़क जाती थी, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से खड़ी हो जाती थी। उनको भी 15 साल में ये एहसास हो गया है कि अकेले अपने वोट के आधार पर कुछ नहीं है। मुसलमान उनसे जिस दिन से छिड़का है और बाहर निकला है, तो आप समझिएगा बसपा उत्तर प्रदेश में फिर सत्ता में 15 सालों से बाहर हो गई। अब बहन कुमारी मायावती जी जो यकीनन एक बड़ी नेता है दलित समाज की, मैं दलित समाज का तो नेता नहीं कहूंगा, बल्कि मैं स्पेशल एक समाज का नेता कहूंगा उनको, जो दलितों में 11% आबादी रखता है।
दलित की तो नेता इसलिए नहीं है कि दलितों का भी उत्थान नहीं हो पाया। दलित में बहुत सारी जातियां आती हैं, वो आज भी बहुत बुरी पोजीशन में जी रही हैं। किसी को लाभ मिला है तो दलितों में भी स्पेशल एक वर्ग को लाभ मिला है। तो साथियों, उन्होंने भी ये एहसास कर लिया कि मुसलमान के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो तेज पत्ता है जिसको चूस के बाहर फेंका जा सकता है। तो बहन कुमारी मायावती भी अब मुस्लिम समाज की मीटिंग करने लगी हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स को बुलाने लगी हैं, और ये अब एहसास कराना चाहती हैं कि मुसलमान वोट उनके साथ आ जाए। और दुख और हंसी की बात फिर वही पुराना फार्मूला लेके बहन जी फिर आ गई हैं। बहन जी कहती हैं कि मुसलमान को अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो बसपा के नजदीक आना पड़ेगा। मैं कहता हूं बहन जी, ये राजनीति अब खत्म हो चुकी है। ज्यादा सीरियस इन बातों को लेना मुसलमान बंद कर चुका है। मुसलमान ने बीजेपी के कार्यकाल को भी देखा है और देख रहा है। वो अपनी लड़ाई खुद भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। जो भी कर रहा है वो संवैधानिक रूप से संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसमें आपका योगदान शून्य रहा है। जब बीजेपी से डायरेक्टली मुसलमान को ही लड़ना है तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है भाई? हम केवल वोट दे के आपको मुख्यमंत्री बना दें, आपको बना दें, मुलायम सिंह जी को बना दें, नीतीश जी को बना दें, वहां पर टीएमसी को बना दें, इन लोगों को बना दें और उसके बाद हम डमरू लेकर बजाते रहें। मुझे लगता है कि अब इस लेवल पर मुसलमान नहीं सोच रहा है। मुसलमान की नई पीढ़ी डेवलप चाहती है। उसने देखा है कि देखिए, संसाधन, देश के जो संसाधन होते हैं ना, उन संसाधनों पे उसी का हक होता है जो सत्ता में भागीदारी रखता है। तो मुसलमान को ही समझ लेना चाहिए कि देश के संसाधनों पे उनका उतना ही हक है जो किसी एक व्यक्ति का है। तो अगर अपने संसाधनों पे हक लेना चाहते हैं, अधिकार लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बालू घाट के ठेके में आप भी हकदार हो, तो फिर आपको सत्ता में हिस्सेदारी लेना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े ठेकेदार बने तो आपको सत्ता में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपकी बात को गंभीरता से ले तो आपको सत्ता में हिस्सेदारी लेना पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी बड़े व्यापारी हो, बड़ी फैक्ट्री हो आपके पास, आपका एक स्थान हो समाज में, तो सत्ता में हिस्सेदारी लेना पड़ेगी। अब हिस्सेदारी क्या है, इसका गलत कंसेप्ट लोगों ने बना रखा है। हिस्सेदारी को लोग और पार्टी ये मानती है कि हमने 10% टिकट दे दिए मुसलमानों को, 5% टिकट दे दिए, 20% टिकट दे दिए, हिस्सेदारी दे दी। नहीं भाई, ये हिस्सेदारी नहीं है, ये चापलूसी है। इसको छोड़ दीजिए। बहुत सारी बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई भी ऐसा कर रहे हैं। हिस्सेदारी उसको कहते हैं जब तक आपकी पार्टी को गठबंधन का हिस्सा ना बनाया जाए तब तक हिस्सेदारी मत मानिए आप। अगर आपको टिकट दे दिया, आप विधायक बन गए, तो ऐसे विधायक किस काम के जो पार्लियामेंट या विधानसभा में आप अपनी बात नहीं रख सकते। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी में मुस्लिम विधायक सांसद बैठे हुए हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, बोलने की स्थिति पर नहीं है। तो हमें इस तरह की हिस्सेदारी की जरूरत नहीं है। हमको हिस्सेदारी की जरूरत अब है कि हमारी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बने और सीटें मिले, तो जो सीट सब जीत कर आए वो हम गठबंधन में दें, तब हम आपसे बात करेंगे, सत्ता का बंटवारा होगा। तो साथियों, ये जो वीडियो ये बताने का काम कर रहा है, मैं ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूं आपको कि हर एक समाज को अपनी हिस्सेदारी लोकतंत्र में लेने का अधिकार है। इट इज नॉट अ वीडियो फॉर ओनली द मुस्लिम, इट इज माई वीडियो फॉर ऑल ऑफ these caste. They are not fighting in the political way, they are only giving the votes for the some of the political parties. तो साथियों, उनको वोट दे देकर तुम्हारे हालात क्या हैं तुम जरा देख लो, और उनके हालात क्या हैं जो जातिगत रूप से सत्ता में बैठे हैं। कुछ लोग एक बात और कह देते हैं, वो ये कहते हैं कि 10-20-5 सीटें जीत गए तो क्या होगा। अरे भाई वाह, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप उनको जवाब दीजिए कि आप बताइए नीतीश जी के पास लोकसभा में कितनी सीटें हैं। उनके पास 10 से 12 सीटें जो लोकसभा में उनको मिली हैं, तो केंद्र में समर्थन देकर मोदी जी की सरकार चलवा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को जो लोकसभा में 10, 12, 15 सीटें मिली है ना, उनकी ताकत ये है कि चंद्रबाबू नायडू जी नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाए हुए बिठा लें। तो 10, 15, 20 भी सीटें मायने रखती हैं। जब कोई व्यक्ति सरकार नहीं बना पाता है तो कटोरा लेके आपके दरवाजे पर नजर आता है। आपको बहुत सारे ऐसे मुस्लिम साथी भी मिलेंगे जो अभी भी गुलामी की जंजीरों में डटे हुए हैं। उन्हें राजनीतिक चेतना नहीं है, उनको राजनीतिक उनकी विचार नहीं है, राजनीति के फायदे उन्होंने नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं पर लोगों के नीचे काम किया है। तो साथियों,
आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, एमआईएम को मजबूत करिए। बिहार में चुनाव है, मैं बिहार वासियों से गुजारिश करूंगा, ये गुजारिश केवल मुसलमान से नहीं है, बल्कि वहां पर उपेक्षित वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जिसकी कोई राजनीतिक साख नहीं है बिहार के अंदर, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग की कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है वहां पर। उन लोगों को आकर एमआईएम के प्लेटफॉर्म को मजबूत करना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए साथ में सहयोग कर लड़िए। साथियों, 20% मुस्लिम वोट होने के बाद अन्य और भी जातियां अगर हमारे साथ जुड़ती हैं तो आप समझ लीजिएगा सत्ता में हिस्सेदारी मजबूती से लेने का काम करें। तो साथियों, ये वीडियो हमारा अगर आपने पूरा सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ पॉलिटिकल हो गया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा अगर वीडियो संदेश का उचित संदेश नजर आ रहा हो, अगर इसका एक भी शब्द पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को बिहार तक जरूर भेजने का सीमांचल तक कार्य करें। और अगर हमारे पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इसको फॉलो करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, जवाब लेना है तो प्लीज कम इन माय कमेंट बॉक्स, अपने बॉक्स को ड्रॉप करिए, देन हम लोग कनेक्टेड होंगे। थैंक यू, शुक्रिया।